वेलकम बैक टू सर्वज्ञ एजुटेक। तो बच्चों, हमने इंग्लिश की आंसर की ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सबने वो वीडियो देख ली होंगी। अब हम लेके आए हैं आपके लिए जीएस की आंसर की। अब देखिए, जीएस में आपको ये इम्पोर्टेंटली इस बार नोटिस करना है कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है। जब भी आप कोई एग्जाम दो तो उसको देने के बाद जब आप आंसर की चेक करो तो सिर्फ वहां पर क्वेश्चन के आंसर देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट ये भी आपको एनालाइज करना पड़ता है कि आपका ट्रेंड इस बार कौन से क्वेश्चन या किस सेक्टर से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सी सेट का है। तो अगर आपका कोई और सेट है तो आप उसी हिसाब से बस क्वेश्चंस को मार्क कर लेना और फिर जो भी आपके टोटल नंबर बनेंगे, और इसमें भी आपको सेम मार्किंग का फॉर्मूला लेना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन राइट है तो उसको मल्टीप्लाई करना है 0.8 से, अगर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो उसको मल्टीप्लाई करना है आपका 0.2 से। ये सब करने के बाद जो भी आपके टोटल नंबर आएंगे उनको आपको कहाँ पे डालना है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कोया एंड कोंडा ट्राइबल चीफ, जो कि वहाँ के लोकल ओवरलॉर्ड्स के खिलाफ रिवोल्ट किया था। तो ये हुआ था सबसे पहले आपका रामप्पा रेबेलियन 1879 एंड 1880। अच्छा, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो रामप्पा रेबेलियन था इसका सेकंड पार्ट भी हुआ था 1922 एंड 1924 के बीच में, जबकि ये किसके खिलाफ लड़े थे, तब ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे। तो ये आपको दो चीज़ें अच्छे से पढ़ के चलने के, रामप्पा रेबेलियन का पहला पार्ट और रामप्पा रेबेलियन का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्री वॉन दी फीफा वर्ल्ड कप मेंस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। अच्छा, और ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमने 6 मंथ सीरीज चलाई थी ये क्वेश्चन उसमें से डायरेक्टली आया है। जब हम आपको फीफा वर्ल्ड कप के विजेताओं का नाम बता रहे थे तो उस समय हमने आपको बताया था इसके बारे में, और ये क्वेश्चन आया क्यों है ये भी ध्यान रखना, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट ब्राजीलियन प्लेयर पेले का देहांत हुआ था अगर आपको याद हो, और पेले के अंडर में ही ब्राजील ने लगातार आपका क्या था 3 बार वर्ल्ड कप जीता था, 1972, 1982 और 1992 में जीता था। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर भी क्या है, ब्राजील। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सिटी ऑफ जॉय, इस फेमस नोवेल के जो ऑथर हैं वो कौन है, वो है डोमिनिक लेप्रिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नोवेल्स तो हर बार से सीडीएस का ट्रेंड है कि एक ना एक बुक या कोई भी नई नोवेल इसमें पूछी जा रही है, और अभी आगे जाके आपको टूम ऑफ सैंड इसके बारे में भी देखने को मिलेगा। क्लियर? तो आगे चलते हैं। यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 2022 चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड, ये भी हमने आपको डायरेक्टली अपनी सीरीज में कराया था। अगर आप एक चीज देखेंगे कि हमारी सीरीज से बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली आप लॉजिक लगा के पहुंच सकते थे। बच्चों, बस यही ध्यान रखना है कि जब भी आप कहीं पर भी कुछ भी पढ़ें तो उन चीज़ों में ये ध्यान रखते हुए चलना है कि उस क्वेश्चन को एक तो डायरेक्ट वे में वो कैसा आ सकता है और लिंक वे में। अब लिंक वे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा कि जैसे पिछले क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेता हूँ कि फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता, ठीक है। तो जब आप फीफा वर्ल्ड कप के करंट विनर की बात करोगे तो आप उसका प्रीवियस विनर, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है, कहाँ पर हुआ है, सबसे ज़्यादा बार कहाँ पर हुआ है, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं आपके लिंक क्वेश्चन। बच्चों, हमारा सिर्फ आपको आंसर की देने का मकसद ये है कि हम आपको ये भी बताते चले कि आपको अगर अगली बार के लिए तैयारी करनी है तो वो किस तरीके से करनी है और किस वे में करनी है। हालांकि हम लोग तो आपकी हेल्प के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कोई भी आपकी क्वेरी हम तक पहुंचानी है तो आप डायरेक्टली हम पर भी रीच कर सकते हैं। क्लियर? तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पूर्णिमा देवी बर्मन। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वसुदेव कुटुंबकम, और ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आप लोग पहले से प्रिडिक्ट करके चल रहे होंगे, क्योंकि हमने भी अपनी 6 मंथ सीरीज में आपको बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन तो जरूर आएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन ये कहाँ से मिला है, आपका महा उपनिषद से। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन प्रीवियसली कैसे, जैसे कि आपने एक सुना होगा क्या, सत्यमेव जयते, आपने सुना होगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है। अगर आप लोगों को ये जवाब पता है तो ये भी कमेंट करके बताना हमें। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 16th एडिशन, सीधा इसमें देखेंगे किसके बारे में बात हो रही है, इंडो नेपाल। और मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए तो हम जब आपके लिए डिफेंस के करंट अफेयर लाए थे 6 मंथ के, तो उसमें हमने आपको
हर मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में ऑलरेडी बताया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर है क्या, सूर्य किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 AM इन GMT। GMT ये कहाँ की बात हो रही है, लंदन की। ठीक है बच्चों, ये बात करें अगर लंदन पे सुबह के 10 बजे हैं तो आपका 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे कितना बजा होगा। क्लियर। तो जब आप यहाँ पे बात करते हो 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री की, तो यहाँ पर तो आपका हम 10 रख देते हैं। ठीक है, 10 AM। नेक्स्ट, जैसे आप ईस्ट की तरफ चलते हो तो बताओ घंटे बढ़ते हैं कि कम होते हैं। इधर की तरफ टाइम प्लस होता जाता है, वेस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम माइनस होता जाएगा। अब यहाँ पर आप सिंपली कैसे इस लॉजिक से कर सकते हो मैं बता देता हूँ कि जब आप यहाँ से टोटल 180 डिग्री जाते हो, क्लियर, तो आपका क्या हो जाता है, 12 आवर्स हो जाते हैं। इसमें कितने डिग्री गया है, 90, तो कितने जाएगा ये, 12/2 इक्वल टू 6 आवर्स। तो 10 AM से 6 आवर्स लगा लो, 10 + 2 12, 12 + 4 4 PM। क्लियर, इतना सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट, गैस प्लैनेट। जब सोलर सिस्टम की बात आई थी तो 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज में बताया था कि नहीं बताया था, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट, जिनको कि गैसियस प्लैनेट भी बोला जाता है। और कौन कौन से, वो जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, जो कि कहाँ आते हैं, आपके आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट के पीछे लगे होते हैं। फिर हमने इसके मून की भी बात करी थी, आपको याद होगा, जुपिटर की जब बात हुई थी, याद आ रहा है, जुपिटर जिसके मून सबसे ज़्यादा हो गए थे। तो ये क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं और इन क्वेश्चन को करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है कि लिंक कैसे होंगे। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन, सॉइल टाइप की बात हो रही है। इसमें देखो, जब भी आप सॉइल के बारे में देखो तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है वो अच्छे से देख लेना। यहाँ पे अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ लेते तो आपका अच्छे से काम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे बोल रहा है एडिक्वेट पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, ये किसकी एक प्रॉपर्टी है। चलो अगर ये भी ना आए आपको, अगर इससे भी समझना है, दी सॉइल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। अब तो क्लियर हो गया, एलुवियल सॉइल। अब देख लेते हैं कैसे कैसे एलुवियल सॉइल। ठीक है, एक होती है इस हिसाब से भाबर, खादर, भांगर, तेराई। क्लियर। और इसी में से दो को, जैसे कि आपका ये भांगर और खादर, ये होती हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल और न्यू एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट चलते हैं हम, आपका किस चीज़ के बारे में, इन अ थर्मल पावर स्टेशन फ्यूल सच एज ऑयल, कोल, नेचुरल गैस आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही। फ्यूल आर बर्न टू हीट वाटर एंड टर्न इनटू स्टीम, ये तो हमने बताया भी था। किस तरीके से जनरेट होता है, फ्यूल होता है उसको जलाया जाता है इस तरीके से, और यहाँ पर क्या लिखा होता है आपका, वाटर होता है। अब जैसे ही ये गर्म होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। अब ये स्टीम ऊपर की तरफ को इवेपोरेट करेगी और यहाँ पर क्या लगी होगी आपकी, टरबाइन। क्लियर। अब जब ये होगी, ये इस पे प्रेशर डालेगी, इस टरबाइन को ऐसे रोटेट करेगी। इस टरबाइन के जस्ट पीछे अरेंज होगा क्या, आपका जनरेटर, जो कि क्या करेगा, आपकी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। इस क्वेश्चन को लेकर बड़ा कंफ्यूजन भी चल रहा है लोगों में कि कैसे एक्सप्लेन करिए। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात हो रही है और यहाँ पे जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑब्वियसली जब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उसी के बारे में तो बता रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि नहीं इसमें कोई आपको क्या नहीं मिला, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा। एक बार को देखने में हाँ बिल्कुल, अगर कोई जल्दबाजी में इसको पढ़ेगा जैसे कि बाकी लोग कर ही रहे हैं, बिल्कुल जल्दबाजी में आपको आंसर बता रहे हैं, तो शायद लग सकता है डी आंसर, बट एक्चुअल में इसका आंसर सी है। बहुत ध्यान से पढ़ना होता है जब एग्जाम के लिए आपको पढ़ना हो या एग्जाम में क्वेश्चन करने हो। नेक्स्ट, 11th, इंडस रिवर बेसिन। बेसिन की बात हो रही है, नॉट ओनली इंडस रिवर। कुछ बच्चों ने यहाँ पे क्या गलती करी, उन्होंने इंडस रिवर देखा और सीधा आंसर टिक कर दिया। नहीं, इंडस रिवर बेसिन, इसका आंसर है डी, इन सभी राज्यों में होता है ये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉलिसिटर जनरल। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स आपको अलग अलग आंसर बताएंगे। हम आपको बताएंगे बिल्कुल हॉनेस्ट रिव्यू इसका होना क्या चाहिए। देखो इसमें एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में। जब आप यहाँ पे देख रहे होंगे SGI इज द गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर, अब यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा होगा सी, कुछ लोग आंसर दे दोगे ए। देखो दोनों लोग क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है,
जो लोग बोल रहे हैं आंसर सी, वो लोग ये चीज को हाईलाइट करना भूल जा रहे हैं कि चीफ लीगल और एडवाइजर आपका कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 76 के अंडर आते हैं। ये अटॉर्नी जनरल पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ाया था ना अटॉर्नी जनरल, उसमें पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? चीफ लीगल एडवाइजर, क्लियर। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो गलत है ही। सेकंड, ये बिल्कुल सही है, सेकेंडरी लॉ ऑफिसर। देखो, अरे बी स्टेटमेंट तो ऑलरेडी पहली वाली स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। कैसे? सेकेंडरी लॉ ऑफिसर, प्राइमरी तो फिर कोई और होगा। अगर कोई व्यक्ति पहले इसके अलावा प्राइमरी है तो वही तो चीफ लीगल एडवाइजर होगा कि नहीं होगा? ठीक है। सेकंड चीज आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है, द पोस्ट ऑफ एसजीआई इज कॉन्स्टिट्यूशनल। नहीं, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज स्टैट्यूटरी। क्लियर। तो ये क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को चैलेंज करोगे तो शायद ये क्वेश्चन हट भी जाए और इसके आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं 13। कौन सी कमेटी से सॉरी राज्यसभा से कौन सी कमेटी में लोग नहीं जाते? एस्टिमेट कमेटी। सीधा सीधा आपका PYQ से उठाया गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में के लिए इनमें से क्या करेक्ट नहीं है? तीनों स्टेटमेंट सही है नीचे की, बस ये गलत है। यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। जबकि आप इसमें अगर एक नाम याद रखोगे, हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या और भी रह चुके हैं, तो वो लोग पहले मिनिस्टर रहे थे और मिनिस्टर रहते रहते उन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, देन वो जाके आपके प्रेसिडेंट बने भी हैं। क्लियर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 14, सिटीजनशिप एक्ट डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन एंड आफ्टर 26 जनवरी 1950। क्या हुआ था इस दिन? कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था। दो चीजें ध्यान रखना, अडॉप्टेशन डेट और इनेक्टेशन डेट। 26 नवंबर 1949 इज द इनेक्टेशन डेट, इस दिन इनेक्ट किया था। 26 जनवरी आपको ध्यान रखना है किसका है? जिस दिन हमने लागू कर दिया था पूरे देश में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड बाय नीति आयोग। क्लियर। इसका जो आंसर है वो है सी। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों स्टेटमेंट में। टाइटल ऑफ राज्य केसरी एंड दया गज केसरी ये है काकतिया में, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, काकतिया में ये आपके मिलेंगे। नेक्स्ट, नेम द लोकेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन, ये आपका है उदीमलाई। क्लियर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? उदीमलाई में मिलेगा। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है दैट इज दस्तक ट्रेड परमिट, कहाँ पे? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बेसिक सवाल, फरुखसियार। क्लियर। दस्तक इशू किया था ना, तो वहीं से आपका ये क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट, ददनी सिस्टम किस चीज के लिए होता है? पेमेंट टू ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स को पेमेंट करी जाती थी, किसके लिए? ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। अच्छा, अब इसका अंदाजा कैसे लगेगा? पिछले साल ही यूपीएससी के एक और एग्जाम में आपका आया था हुंडी, और अगर आपने हुंडी पढ़ा होगा तो हुंडी भी क्या था? ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एक्सचेंज रेट बिटवीन दी मर्चेंट्स। क्लियर। और अब उन लोगों के बीच में जो ये पेमेंट का सिस्टम था उसे ददनी सिस्टम बोला जाता था। तो इस तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट, RNA इज प्रेजेंट इन, देखो जिसको पता होगा कि DNA कहाँ का होता है वो आराम से लॉजिक लगा लेगा RNA कहाँ का होता है, तो इसका आंसर डी। क्लियर। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा टफ था नहीं। इन ग्रासेज इंटरकैलरली मेरिस्टेम इज यूजुअली लोकेटेड एट बेस ऑफ द लीव। जब आप बात करोगे एक प्लांट के इस तरीके से यहाँ पे, तो ये क्या होता है? इस तरीके से लगा हुआ होता है, तो यहाँ पर है बेस ऑफ द लीफ के पास। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं जाइलम, इसका आंसर है पैरेन्काइमा। यहाँ पे क्या पूछा है? लिविंग सेल्स, तो पैरेन्काइमा, स्कैरेन्काइमा और भी डिफरेंट टाइप के जो होते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू के ही प्रकार, वो सब क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। क्लियर। तो ये आप लोगों को भी ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट, जब आप यहाँ बात करोगे सबसे पहले देखो पैरेलल सीरीज में लगाया गया है। अच्छा, तो अगर आप लोगों को यहाँ पर बोलते हैं हम कि सीरीज में लगाया गया है रजिस्टर को, तो इसका आंसर अलग होता है, और पैरेलल में लगाया गया है तो इसका आंसर अलग है। अब जब सीरीज में लगाओगे तो कुछ नहीं करना होता, 11 + 22 + 33 = 66 आंसर। बट यहाँ पर तो पैरेलल में लगाया है, तो क्या करेंगे? 1/11 + 1/22 + 1/33, 66, 6 3 2, 6 3 9 2 11, 66, तो आ जाएगा आंसर 6 ओम। हो गया, इतना सिंपल था ये बस। नेक्स्ट,
RMS पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेड लाइव वायर एंड ब्लैक न्यूट्रल वायर। अच्छा ये भी याद रख लेना, कौन सी वायर लाइव वायर होती है और कौन सी वायर न्यूट्रल वायर होती है, क्या पता अगले साल यही पूछ ले। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना 220 वोल्ट। हाइड्रोजन बॉम्ब एंड यूरेनियम बॉम्ब आर बेस्ड ऑन रिस्पेक्टिवली ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब होता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे, इसलिए डेडलीस्ट बॉम्ब होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फ्यूजन और फिजन का फर्क हम ऑलरेडी अपनी करंट अफेयर सीरीज में आपको बता चुके हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो चाहे तो वो उन्हें जाके एक बार दोबारा देख सकता है। नेक्स्ट, साउंड वेव एंड लाइट वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स इन नेचर। क्लियर, इतना सिंपल है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर रीजन में होते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट, कार इज मूविंग with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड, इट इज सब्जेक्टेड टू ब्रेक व्हेन प्रोड्यूस। डिसेलरेशन होता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 2 सेकेंड के लिए लगता है, तो कितनी दूर जाके या कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा कि वो रुके, तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सीधा सीधा 6 × 2 = 12 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। फायर एक्सटिंग्विशर की केमिकल कंपोजिशन, ए सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3, सीधा सीधा। अच्छा इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, Na2CO3। क्लियर, तो ये आप लोग सॉरी NaCO3 ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और अगर इसमें आप +10 H2O मिला दो, ये क्या बन जाता है आपका, वॉशिंग सोडा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट, वाइल डाइल्यूटिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। देखो कुछ नहीं आता ना, अगर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हो कि आयंस बढ़ेंगे क्या करना है, इतना तो सिंपली पढ़ा होगा कि जब भी आप कभी भी आप वाटर को एसिड में नहीं मिलाते। क्यों, जब भी आप एसिड में वाटर मिलाओगे क्या होता है, आयंस बनने शुरू हो जाते हैं, वो रिएक्ट कर जाता है और ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो अगर आपने बस ये स्टेटमेंट पढ़ी होती, एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर, यानी कि वाटर होगा H2O होगा, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड मिलाया जाएगा, तो आप इस आंसर तक पहुंच जाते हैं और 3 ओनली इसका आंसर होता। नेक्स्ट, पीएच लेवल के हिसाब से आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि सबसे कम पीएच, सबसे ज़्यादा एसिडिक टू एल्कलाइन नेचर में कौन है उसमें अरेंज करना है। सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका लेमन जूस, फिर कॉफ़ी आ जाती है, अराउंड 4 के लगभग है, लेमन जूस आई थिंक 3 या 2 के लगभग में होगा। क्लियर, ये 4 के लगभग में है। ब्लड आपका 7.4 के लगभग रहता है, अराउंड एंड अराउंड। इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन आता था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका प्रॉपर एल्कलाइन है, क्योंकि ये एक एंटासिड की तरह भी काम करता है। जब किसी को एसिडिटी होती है तो उनको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही दिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एनोडाइजिंग प्रोसेस, तो इसका आंसर है सी। क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज द एनोड एंड ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व एट द कैथोड, जबकि ये क्या होता है, उल्टा होता है। एल्यूमिनियम आर्टिकल आपका कैथोड पे होता है और ऑक्सीजन आपकी एनोड पे होती है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्थलीन बर्न विद येलो सूदी फ्लेम्स। देखो सिंपल याद रख लेना, ब्लू फ्लेम कब निकलेगी, जब कंप्लीट कंबशन होगा। और येलो फ्लेम कब निकलेगी, जब क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। क्लियर, तो इनकम्प्लीट कंबशन, सिंपल आंसर। 34 Fe2O3, यहाँ पर ये किस तरह की बात कर रहा है, इस रिएक्शन को देखो, Fe2O3 प्लस Al क्या बना देता है, Al2O3 प्लस 2Fe निकालता है ये। क्लियर, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये 2Al होता है यहाँ पे। अब इसको क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन, बिल्कुल सही। हीट इवॉल्व होती है, इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस, बिल्कुल सही। ये प्रोसेस का काम ही क्या है, वेल्डिंग करने में काम आती है। क्लियर, तो इसका आंसर होगा 1 और 2। तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट 35, स्टीवर्ड आइलैंड, बे ऑफ प्लेंटी एंड हॉक बे, ये कहाँ है आपका, न्यूजीलैंड के आसपास आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन दिल्ली। अच्छा ट्रेंड नोटिस कर रहे हो, इस बार डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, घुमा के पूछ रहा है कि मानव यहाँ जाना चाह रहा है, राधा वहाँ जाना चाह रही है, ये वहाँ गया, तो कौन कौन सी जगह गया, समझ रहे हो, यानी कि प्लेसेस
प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगली बार के लिए। क्लियर। वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लेक्स पे ध्यान रखना है। अब लेक्स पूछ लिया, हेरिटेज साइट पूछ लिया, क्या पता अगली बार क्या पूछ ले, अगली बार पूछ लेगा आपसे रामसर साइट पूछ ले, ठीक है, टोटल रामसर साइट कितनी है, ये सब पूछ लेगा आपके। तो इसका आंसर है सी, हुमायूं टॉप, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट। ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट, रिवर गंगा, फिर से देखो प्लेस, ध्यान रखते हुए चलो, इंपॉर्टेंटली मार्क प्लेस। क्लियर। वेस्ट टू ईस्ट जाओगे गंगा की तरफ को तो कहाँ कहाँ पर मिलेगी आपको, तो ये ध्यान रखना है आपका। सबसे पहले आएगा कानपुर, प्रयाग, फिर पटना एंड फिर भागलपुर, ठीक है। हालांकि इतना डीप ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कैटेगरी का मैं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना हर कोई यूपी से हो, इनको इन जगहों के बारे में पता हो, यूपी बिहार से हो। क्लियर। तो थोड़ा सा टफ कैटेगरी का है, बट आपको ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा आगे से। अगर आप स्टेट की बात करें तो किसका लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन है इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ टू साउथ, मतलब इस तरीके से कौन सबसे लंबा है, तो वो है आपका छत्तीसगढ़। ये ध्यान रखते हुए चलना है आपको। नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। क्यों सिंपल हो गया भैया, 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज करी थी, तब पढ़ा था हमने, एक एक डेट पढ़ाई थी, आपको नहीं पढ़ाई थी? बिल्कुल पढ़ाई थी। अगर नहीं याद है तो दोबारा जाके देख लेना। हालांकि देखो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होंगे होंगे, ठीक है, क्या पता अगली बार भी इन्हीं में से एक आदमी से कोई पूछ ले या इनकी थीम पूछ ले, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 39 का आ जाता है आपका बी आंसर, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को आ जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को आ जाता है। फिर वर्ल्ड वाटर डे आ जाता है आपका 22 मार्च को। इंडिया क्या बोलते हैं, मदर अर्थ डे आ जाता है आपका 24 अप्रैल को। बस इतना सिंपल सा था ये। 40 परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन नहीं आता, सिटी ऑफ दिल्ली। क्लियर, टॉप 5 में नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। तो कभी भी कोई आप इंडेक्स पढ़ोगे तो उसमें ध्यान रखना कि टॉप 5 पढ़ लेना और बॉटम 5 पढ़ लेना। क्लियर, बस इतना पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर बात करें हम किस चीज़ की, कौन कौन सी पॉलिसीज आपके लिए ज़रूरी हो जाती हैं फॉर साइमल्टेनियस रेज इन इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में और साथ साथ एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। ये होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब अगर किसी बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूजन है तो वो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। कैसे? देखो, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी करेगी क्या, वो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना। और एक्सपेंशनरी क्या करेगी? देखो, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो आपके इंटरेस्ट रेट राइज अप कर जाएंगे, तो पहली तो कंडीशन हमने पूरी कर दी। सेकंड, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एक्सपेंशनरी से कैसे होगी वो ध्यान रख लो। देखो, पैसे की कमी को पूरा करा गया। क्लियर, आपके पास अब ठीक ठाक एडिक्वेट अमाउंट में मनी आ गई। अब आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे या कुछ भी करोगे तो उससे आप डॉलर खरीद सकते हो। क्लियर, डॉलर खरीदने के लिए भी आपके पास अच्छा खासा अमाउंट आ गया, या अपना ट्रेड करने के लिए आपके पास अच्छा अमाउंट आ गया, तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी भी साइमल्टेनियसली कर देगा। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द डेफिसिट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट। ये तो बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, क्या है, क्राउडिंग आउट ऑफ इफेक्ट। ठीक है, क्राउडिंग ऑफ इफेक्ट ये हमने आपको अपनी करंट अफेयर सीरीज में हाईलाइट करके दिखाया था कि जब भी आपका क्या होगा, गवर्नमेंट अपने जितने भी खर्चे हैं उनको बैंक से लोन लेके पूरा करने लग जाएगी तो आपका प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा बिल्कुल नहीं बचेगा, और उसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, और इसका आंसर है आपका डी। देखो, नीति आयोग के बारे में सबको पता होगा, कब स्टैब्लिश हुई थी, क्या फुल फॉर्म होती है, ऑलरेडी यूपीएससी पूछ रहा है ये। अब हो गया है एक स्टेप फर्दर। क्लियर, नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक है, बस खत्म। ये याद होता, थिंक टैंक है, खत्म हो गया। क्योंकि कोई अगर सिर्फ सोचने का काम कर रहा है तो पॉलिसी इम्पोज नहीं कर सकता। थिंक टैंक है, सोचेगा, अलोकेशन ऑफ फंड नहीं करेगा। हालांकि ध्यान रखना, इससे जो प्रीवियस इसकी जो प्रिसीडर थी, कौन, प्लानिंग कमीशन, उसको अंडर आर्टिकल 282 ये पावर दी गई थी कि वो फंड्स को भी अलोकेट कर सकती थी। क्लियर, तो बात डिजाइन स्ट्रेटेजी, थिंक टैंक है, स्ट्रेटेजी डिमांड करेगा। बस सिंपल हो गया, खत्म क्वेश्चन। मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसने निकाला है, इस पे भी लोग अभी देखना, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, अलग अलग चीज़ें बताएंगे,
बट इसमें अगर आप सीधा जाके PRS पे पढ़ोगे ना, ठीक है, वैलिड ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, उसमें साफ साफ लिखा है इसको करने के पीछे किसका हाथ है, ये किसने करा था, आपका तेंदुलकर कमेटी ने करा था। क्लियर। क्योंकि इसके बाद एक और कमेटी भी आई थी, जैसे लकड़वाल कमेटी की अगर बता दूं तो उन्होंने क्या बोला था, पर कैपिटा कंजप्शन ऑन डेली बेसिस। देखो हमारा तो सीधा सा फंडा है, हमारी चीज़ें शायद लेट हो सकती हैं टाइम से, लेकिन परफेक्ट होंगी। आपको डिटेल बताई जाएगी, एक एक डिटेल बताई जाएगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए ना सिर्फ जल्दी आंसर देना जितना ज़रूरी है, उसके साथ साथ सही आंसर देना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी होगी तभी आप एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। 45th नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के जितने भी सब मिशन है उसकी बात करेंगे, तीनों ही हैं इसके। क्लियर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखते चलना है, तीनों है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग भी है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट भी है, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी करी गई है। नेक्स्ट, पोषण अभियान किस चीज़ के लिए है? पोषण अभियान मेनली तो आपका न्यूट्रिशनल बेनिफिट, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए है, और इसमें आंसर सी है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट बात करते हैं सर्टियोररी रिट के बारे में। क्लियर। यहाँ पर भी बहुत लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई ए बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है, लेकिन ध्यान रखो सर्टियोररी रिट का बेसिक क्या है, ये बताओ क्या बेसिक है। ठीक है, तो सर्टियोररी रिट ये कहती है कि कभी जो हायर जुडिशरी होती है वो क्वैश कर देती है क्या, लोअर जुडिशरी के, या सबऑर्डिनेट जुडिशरी जब किसी चीज़ पे फैसला ले रही होती है, या लेने वाली होती है, या ले चुकी होती है। क्लियर। तो और उसके कहने का बेसिक क्या होता है कि जब वो विदाउट जुरिडिक्शन वर्क कर रहे हों। सीधी सी बात, बी भी सही, ए भी सही, बहुत आंसर आ तो गया। कन्फ्यूजन कहाँ है इसमें, क्या कन्फ्यूजन है? लोग इतना, पता नहीं क्यों मेरे को समझ नहीं आया इस क्वेश्चन में क्या कन्फ्यूजन है, लोग इतना परेशान हो रहे थे इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड सोशल जस्टिस बेंच, ये ध्यान रखना HL दत्तू साहब ने करी थी। क्लियर। हालांकि बाद में इसकी एक रिव्यू कमेटी भी बनी थी, उसको भी पढ़ लेना, जब ये आ गया है तो शायद अगली बार वही आ जाए, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बंदी जीवन। देखो हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बट इसके लिए आपको ध्यान रखना है, बंदी जीवन किसके? सचिंद्र नाथ सान्याल की। कब? ये एक रिवॉल्यूशनरी थे, जब ये जेल में थे तब इन्होंने ये लिखी थी कि बंदी का जीवन कैसा होता है। क्लियर। अगर कभी आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो इसको याद रखने की कितनी अच्छी ट्रिक बताऊंगा ना कि जिंदगी में नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है। 50, 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस किस किस जगहों पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन पाई थी? तो ये है पंजाब एंड सिंध। क्लियर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, पंजाब और सिंध में नहीं बन पाई थी। 51, आफ्टर फॉर्मिंग इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस रिक्रूटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर फ्रॉम इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर इन जैपनीज कैंप। बिल्कुल सही। जो फर्स्ट हमने कंटिन्यूमेंट बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी INA की, वो तो बेसिकली जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे कहाँ, जैपनीज आर्मी के पास, उन्हीं से तो मिलके बनाई थी। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बोलते हैं पूरी कंटिजेंट बनाई, और इनकी खासियत ये थी, इनके कंटिजेंट में एक विमेन डिपार्टमेंट था या विमेन डिटैचमेंट था, जो कि झांसी डिटैचमेंट था। क्लियर। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर भी आंसर सी हो जाता है। 52, भक्ति के बारे में कौन सा पेयर सही नहीं है? सगुन भक्ति। सगुन भक्ति क्या होती है? ये वो बिलीफ होता है जिसमें हम भगवान के एट्रीब्यूट्स पे भरोसा करते हैं कि यस भगवान साक्षात्कार रूप में है, जिस रूप में हम भगवान की पूजा कर रहे हैं ना उस रूप में है, मूर्ति में है। मूर्ति पूजन की अगर आप बात करोगे तो वो शगुन भक्ति का पार्ट हो गए। क्लियर। जितने भी क्रियाकलाप आप उसमें कर रहे हो कि मंदिर में जाके आप दिया लगा रहे हो, ये सब सगुन भक्ति का पार्ट है। निर्गुण भक्ति कौन करते थे? कबीर। बोलते थे कि अगर भगवान है तो भगवान को किसी आकार की जरूरत नहीं है, भगवान हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है भगवान, तो मेरे को मंदिर जाने की क्या जरूरत है, मैं उनको यहीं से पूजूंगा। ये है निर्गुण भक्ति का भाव। क्लियर। तो ये भी सही है, विदाउट एट्रीब्यूट्स। फिर आ जाते हैं हम अलवर्स पे। अलवर्स किसके भक्त थे? देखो महाशक्ति के भक्त नहीं थे ये थे आपके किसके भक्त बताओ? ये थे वैष्णवाइट, विष्णु जी के भक्त। क्लियर। अब अलवर में जब आप पढ़ोगे तो एक और नाम याद रखना, अंडाल। ये कौन थी? ये एक अलवर थी, एक विमेन अलवर थी। क्लियर। न्यानर ये शिवा के भक्त थे। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाता है आपका क्या? सी। नेक्स्ट,
विजयनगर एम्पायर किन दो नदियों के बीच में था? मेनली आपको इसको ये ध्यान रखना था, यानी कि गुलबर्ग और विजयनगर एम्पायर के बीच में कौन सी दो नदियां बहती हैं? वो थी कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। नेक्स्ट, कौन सी पहला मिलिट्री है जिसका ड्यूल कंट्रोल स्ट्रक्चर है? तो ये असम राइफल। रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार, आपका सीएपीएफ में तो बहुत बार आ चुका है, सीडीएस में भी आ गया आपकी बार। तो आगे चलते हैं। एथनिक कम्युनिटी ऑफ असम, देखो इसलिए बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ोगे तो हर चीज़ याद रहेगी। ठीक है, कैसे याद रहेगी? 400th एनिवर्सरी हुई अब की बार, किसकी? बैटल ऑफ सराय घाट की। पढ़ाया था नवंबर, आई थिंक नवंबर के करंट अफेयर वीडियो में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बैटल ऑफ सराय घाट, क्लियर। उसमें बताया था कि कौन सी मेन एथनिसिटी है आपकी असम की? अहोम। आदि भी पढ़ाया था, आदि किधर का? आपका नॉर्थ ईस्ट का, क्लियर। आदियों का महोत्सव हुआ था अभी, क्लियर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है। तो 55 आई सी अहोम। नेक्स्ट, शेवरॉन्स, ये टीम है, क्रिकेट टीम है, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? ये है जिम्बाब्वे। नेक्स्ट, चीता जो लाया गया है नामीबिया से। देखो ये, अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन गलत करके आया है तो उसको सिंपल से सिंपल, वही इससे पिछली वीडियो में बोला, हाथ में पानी लो और सर के ऊपर से तार दो, ताकि थोड़ा सर पे ठंडक मिले और सोच पाओ कि ये क्वेश्चन गलत कैसे हो गया भाई, ये क्यों गलत कर दिया। मोदी जी ने इतना मतलब आके प्रचार किया कि भैया हम चीता ले आए, इतने सालों बाद चीता आ गया। कहाँ आ गया? पूनो में आ गया, मध्य प्रदेश, क्लियर। तो ये ध्यान रख लेना, अगर ये क्वेश्चन भी गलत हुआ दिक्कत नहीं लेनी है, टेंशन मत लो, दिक्कत नहीं लेनी। फिर से लाएंगे तुम्हारे लिए करंट अफेयर सीरीज, फिर से देखना, पढ़ के जाना। पर आपकी बात गलत मत करके आना, अगर गलत करके आए हो और सही करके आए हो तो बहुत बढ़िया बात। तो अब तो पता लग गया होगा ना किस तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं हम 58th पे। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको नहीं मिला है? यह है कॉल्स हेजलमैन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी तीनों को इस बार का नोबेल प्राइज मिला था। 58th, रिफ्लेक्स आर्क। देखो कहीं कहीं आप सुनोगे कि हाँ ये क्वेश्चन भी गलत है, बट लॉजिक लगाओगे हो सकता है। एनसीईआरटी पढ़े हो? पढ़े ही होंगे, ठीक है। एनसीईआरटी खोलना, उसमें डायरेक्ट डायग्राम है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे रिसेप्टर है, फिर रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन। अगर मैं बताऊँ वहाँ पर देखो एक ऐसा डायग्राम होगा, पैर होगा ऐसा बना हुआ, उस पर एक डॉक्टर हथौड़ा सा मार रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो वहाँ से दिखाया होगा कि पैर है, पैर पे लगा, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन में गया, फिर ब्रेन में गया, फिर वहाँ से रिले न्यूरॉन, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ चीज़ें शायद स्किप करी हो, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर भी हमें कैसे करते क्वेश्चन? रिसेप्टर है, सेंसरी न्यूरॉन है। अब सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल्स को कहाँ लेके जाएंगे? कॉमन सेंस से सोचो, ब्रेन में ही तो लेके जाएंगे, ठीक है। ब्रेन में गए, अब ब्रेन वहां से रिले भी तो निकालेगा, सिग्नल्स निकालेगा। उन सिग्नल्स को लाने का काम कौन करता है? रिले न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इस तरीके से कनेक्टेड होती है स्पाइनल कॉर्ड। फिर वहां से वो किसके पास भेजता है? फिर वहां से वो भेजता है किसके पास? मोटर न्यूरॉन से। और जैसे ही टकवा तड़ करके पैर से आगे चल जाता है। होता है ना, कोई चिमटी काटता है आप लोगों के तो हाथ एकदम पीछे जाता है, ये सब सेकंड्स में हो जाता है जो ये प्रोसेस लिखी है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 59 का आंसर है आपका बी। नेक्स्ट बात करेंगे 60 की। थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए थायराइड ग्लैंड को कौन सा इनमें से एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए? तो वो है आपका आयोडीन। देखो आयोडीन की कमी से एक और बीमारी होती है, दैट इज गोइटर। पढ़ा तो होगा गोइटर। तो अगर गोइटर पढ़ा है, गोइटर किससे होता है और गोइटर का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। गोइटर होता ही वो है कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो सूज जाता है, और ये कब सूजता है? जब आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में ना मिल पाए। बस इतना सा ध्यान रख लो। नेक्स्ट 61, स्प्रिंटर फील क्रैम्प्स एंड पेन इन द थाई मसल आफ्टर अ रन, दिस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। बहुत सिंपल। अरे कौन से क्वेश्चन हो गया? 61। अच्छा देखो आधे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो अब तक पता तो लग गया होगा कि कितने पानी में आप ऑलरेडी हो, ठीक है। तो जिसको लग रहा है कि हाँ उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो वो भी बताना, जिसको लग रहा है कि अगर कम नंबर आ रहे हैं वो भी बताना। देखो इसमें डिसहार्टन होने की कोई बात नहीं, अगली बार निकलेगा। ऑलरेडी बोला है CDS2 2023 हम लोगों का, हम लोग निकालेंगे, टेंशन मत लो। नेक्स्ट 62, अ लीफ वाज प्लग्ड 2 मिनट अवे बॉइलिंग वाटर। देखो सिंपल सा है, एक एक प्रोसेस करके देखो। 2 मिनट तक हमने उसे बॉयल किया, फिर अल्कोहल में बॉयल किया। अल्कोहल में बॉयल करने के बाद वो हो जाएगी कलरलेस, ठीक है बच्चों। फिर आयोडीन से ट्रीट कर दिया, आयोडीन से ट्रीट कर दिया,
आयोडीन से ट्रीट करते ही वो कैसी हो जाएगी, ब्लू, सिंपल। नेक्स्ट, आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड एंड डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सलाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर देखो इसमें भी अगर आप लोगों ने देखो, हमने भी देखी है बाकी सारी आंसर की जो आ रही हैं, तो इसका जो आंसर है वो है डी, नो चेंज इन द डायमीटर ऑफ आरबीसी। क्यों होगा चेंज, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, नॉट कंसंट्रेटेड। जो लोग ये आंसर बता रहे हैं वो कंसंट्रेटेड आंसर पढ़ के आ गए, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का, ठीक है। अगर आप भी कंसं लगा के आए हो तो आपने भी गलत कर दिया, कंसंट्रेटेड का नहीं, आइसोटोनिक। अरे सेम प्रेशर होगा, सेम चीजें होंगी, तो क्यों एक्सचेंज ऑफ वाटर होगा उनके बीच में, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। आपके जो आरबीसी हैं आपके ब्लड के अंदर, उनमें कभी वो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाते हैं, होते हैं बताओ, पेन्स के अंदर जो बह रहे हैं नहीं होते ना। तो बाहर पे जब आप उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो क्यों होंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आंसर तो सिंपल पता लग गया ना, डी। नहीं बोलो कि सर अभी भी नहीं पता लगा, मैं तो आंसर इतना समझा दिया अब भी नहीं समझ आ रहा। नेक्स्ट, बाइल जूस के रिगार्डिंग क्या करेक्ट नहीं है। देखो नीचे की तीनों चीजें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये न्यूट्रलाइज बिल्कुल कर देता है भैया, बिल्कुल करता है, न्यूट्रलाइज करता है, इट इज करेक्ट। बाइल कंटेन एंजाइम, देखो सबसे पहले ध्यान रखना बाइल जूस, और ये मैं बायो की आप लोगों की एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ, बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम होता ही नहीं है, ध्यान रखना, एक भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। जो भी होता है उसे हम सॉल्ट बोलते हैं, और वो सॉल्ट ही क्या करता है, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स करता है। बाइल डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, इट ओनली कंटेन सॉल्ट्स that help in digestion of lipids and emulsification of fat, and it also neutralize acidic pH of food coming from the stomach, क्लियर। और न्यूट्रलाइज करने के बाद उसे थोड़ा सा एल्कलाइन भी करता है, ताकि जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो उस पर वर्क कर पाए। सिंपल, पूरी कहानी हो गई, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या बात करिए, 120 और 80 mmHg, ये कब का नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। देखो सीधी सी बात, ये दोनों कहाँ गए, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दोनों गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे भैया, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन का मेन फोकस एरिया होता है वो तो वेंट्रिकल होता है ना। अगर मैं हार्ट बनाऊँ इस तरीके से, अच्छा कोई नहीं, ऐसा भी हार्ट होता है, ठीक है, बहुत लोगों का ऐसा भी हार्ट है, सब यही बनाते हैं। तो ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, ये सॉरी ये हो जाता है आपका, अगर हम ह्यूमन के हिसाब से देखें तो ये राइट ऑरिकल होगा, ये लेफ्ट ऑरिकल होगा, ये राइट वेंट्रिकल होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। तो इधर पे ब्लड आता है, यहाँ से आपका क्या होता है, पंप होता है। सिंपल, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के ऊपर बेस्ड होता है आपका ब्लड प्रेशर। और इसी में ध्यान रखना है, जब ये कंट्रैक्शन में होता है तो क्या निकालता है, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन में होता है तो डायस्टोल। अगली बार एग्जाम में शायद ही आ जाए। नेक्स्ट, अब देखो एक पर्सन ने पटाखा फोड़ा, ठीक है, अब वो सिंपल पूछा गया है, यहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा है, देखो ये खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर हिल है, बोलता है यहाँ पे पटाखा फूटा। अब पटाखा फूटा तो 5 सेकंड के बाद उसे अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई थी, पटाखों की आवाज़, क्लियर। अब देखो यहाँ पर बच्चों ने जो गड़बड़ी की है वो मैं बता रहा हूँ। इन्होंने दिया है 340 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, उसको 5 सेकंड लगे, तो सीधा सीधा आपने कर दिया 340 इंटू 5, टोटल आ गया 1700। बस बच्चों ने यहाँ टिक लगा दिया। अरे बेवकूफ़ो, एक बात बताओ, इको हुआ है ना, इको हुआ है, इको का मतलब क्या होता है, यहाँ से साउंड ट्रैवल करके गई, यहाँ पे गई, टकराई, और वापस भी तो आई ट्रैवल करके, इस पॉइंट पे आएगी, तभी तो इको कहलाया जाएगा, उसे सुनाई तो दे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 बार डिस्टेंस ट्रैवल हो गया ना, और 2 बार डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे 5 सेकंड लगे, तो एक सिंगल बार डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे 2.5 लगेगा। चलो वहाँ नहीं करना, यहाँ इसका आधा कर दो, सीधा कितना आ गया, 850 मीटर। क्या यार, इतनी छोटी सी गड़बड़ी। चलो नेक्स्ट, माइक्रोफोन स्पीकर क्या करते हैं, माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और स्पीकर कन्वर्ट कहाँ गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू साउंड। सिंपल, 2 और 4, आगे बढ़ते हैं। सीधी सीधी बात, यहाँ पे 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज 10 आवर्स अ डे, और 3 दिन तक लगातार यूज हुआ है। सीधा इस वाट को किलो वाट में कर दो तो क्या हो जाएगा, 0.1
किलोवाट आवर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना। 1 किलोवाट आवर बता देता हूँ, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट। तो 0.1 किलोवाट आवर्स हो गया। कितने दिन के लिए, कितने घंटे चला, एक दिन में 10 घंटे, और ऐसा ही कितने दिन, 3 लगा लो, 3 यूनिट फूक गई। ऐसे तैयार होता है तुम्हारा बिजली का बिल। देखा क्या क्या पढ़ा देते हैं सर, बिजली का बिल अगली बार खुद कैलकुलेट करना घर बैठ के। नेक्स्ट 69 का भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आप करोगे और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से होगा, ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। पावर और फोकल लेंथ P इज इक्वल टू 1/f होता है, और ये मीटर में होता है बच्चों, नॉट इन सेंटीमीटर। तो कन्वर्ट दिस इनटू मीटर, 0.1 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 0.1 मीटर। अब इसी को जैसे ही कन्वर्ट करोगे, P इज इक्वल टू 0.1 गया, 10 आ गया, 10 डायोप्टर। चलो हो गया काम। नेक्स्ट, ये तो भैया प्योर एनसीईआरटी, जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी हो ही नहीं सकता वो गलत करा है। तीनों सही है। एनसीईआरटी में तो डायग्राम भी है, वहाँ पर तो इवन मैग्नीशियम रिबन जलाते हुए भी दिखाया गया और बताया भी है, नीचे व्हाइट पाउडर बनता है, कंबशन हो रही है और हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, चिंगारियाँ निकलना। ठीक है, तो वो ध्यान रख लेना आप लोग। नेक्स्ट, ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड ये, मतलब या तो वो रिएक्शन पूछेगा, और इस बार तो उसने रिएक्शन के बारे में पूछ लिया है आप लोगों से। ये ध्यान रखना। यहाँ पर आंसर क्या है आपका, बी 2 और 4, ये दोनों सही है। फिर आ जाता है लेड नाइट्रेट पाउडर। अब यहाँ पर क्या आपका क्वेश्चन है, तो ये हम देख लेते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ पर आपका ब्राउन फ्लेम्स निकलती हैं, बिल्कुल निकलती हैं, बट किसकी निकलती है वो, दैट इज ऑफ एनोड। कलरलेस O2 बिल्कुल निकलती है, ये तो सही हो गया। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, नहीं, ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, नीचे तो लिखा है, क्या गड़बड़ी हो गई फिर। ठीक है, तो सीधा सीधा 2 और 4। इतना सा ध्यान दे लिया करो, कभी कभी एग्जामिनर खुद ही सवाल में जवाब दे देता है, क्योंकि जिसको पता होता तो ये दोनों तो एक साथ नहीं आ सकते थे, ये दोनों एक साथ नहीं आए, ये गया ये गया, बस देख लो इन दोनों में से 2 तो फिर भी सही हो गया। पहले में दिमाग ही नहीं लगाना, फिर मतलब पहले में लगा लो या आखिरी में लगा लो, बस आंसर आ गया डी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी नहीं है, ओपनिंग ऑफ सोडा बॉटल कहाँ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन बिल्कुल है भैया, Fe2O3 होता है ना, 2Fe प्लस H2O बन जाता है आपका Fe2O3। डेंसिटी सेम, कंबशन सेम, कंबशन में तो ऑक्सीजन मिलता ही है। स्टेट ऑफ इंडिया के बारे में आपको देना है, इट इज़ नोन एज लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स, ये पढ़ लो, सिंपल। ये बात करता है किसकी, आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर की, ब्रह्मपुत्रा रिवर के आसपास के एरिया की। सीधा सीधा आंसर आ जाता है सी, असम। नेक्स्ट, तेलंगाना स्टेट के बाउंड्री कौन कौन शेयर करता है, एक न एक सवाल तो ऐसा आता ही याद है। ठीक है, डी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बोला था ना लेक्स के बारे में पूछा है, तो लेक, लोकटक लेक, बारापानी लेक, कोलेरू लेक एंड पुलिकट लेक। आंसर है इसका बी, लोकटक मणिपुर में, बारापानी मेघालय में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, और पुलिकट आती है आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कन्फ्लुएंस पे, तो तमिलनाडु ले सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट, सेंसस के हिसाब से कौन व्यक्ति पढ़ा लिखा है, तो आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सेंसस के हिसाब से तुम लोग पढ़े लिखे तो होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कोई बिना पढ़ा लिखा मेरी वीडियो देख रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके दोनों स्टेटमेंट सही है। क्लियर, तो ये ध्यान रखते हुए चलना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है कितने कोस्टल और लैंडलॉक स्टेट। देखो अभी तक सवाल पूछता था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से जाता है, तो 8 स्टेट्स, ये तो पता होगा। अब पूछ रहे भैया कोस्टल भी बताओ और लैंडलॉक भी बताओ, तो कोस्टल में तो देखो कौन कौन हो जाता है, इधर गुजरात हो जाता है और इधर हो जाता है वेस्ट बंगाल, तो ये तो हो गए 2 और 6, खत्म कहानी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी सिचुएशन में इन्फ्लेशन आ जाएगा। देखो इन्फ्लेशन का मतलब पैसों, महंगाई, प्राइस राइज। प्राइस राइज कब होंगे, जब क्या हो जाए, डिमांड बढ़ जाए इन कंपैरिजन टू सप्लाई, सप्लाई कांस्टेंट रहे और डिमांड बढ़ जाए तो प्राइस राइज हो जाएगा। ए, कंगन हल्ली आर्कियोलॉजिकल साइट। देखो इसमें एक स्टेटमेंट में बस ये इन्होंने खेला है, यहाँ पर ये BCE होना था,
ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी BCE से लेके आपका थर्ड सेंचुरी CE तक। तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट सेंचुरी CE से लेके थर्ड सेंचुरी CE तक कर रहे हैं, बस ये गलत है, बाकी आंसर आपका C आ जाएगा। नेक्स्ट, वॉल्केनोज के बारे में जब आप पढ़ोगे तो वॉल्केनोज के बारे में तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भैया। एक्सप्लोजन का तो स्ट्रेंथ का तो एक्सप्लोजन से ही पता लगेगा, नहीं तो वॉल्केनो और क्या डंबल उठा कर दिखाएगा तुम्हें, हाँ भैया इतनी स्ट्रेंथ है मेरे में, एक्सप्लोजन ही कर सकता है वो, तो उसकी स्ट्रेंथ से पता, एक्सप्लोजन से उसकी स्ट्रेंथ पता लगती है। आइसलैंड और फिलीपींस दोनों वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं। वॉल्केनिक सॉइल बहुत रिच होती है, फर्टाइल होती है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट, कौन से क्लाउड है, देखो ये स्टेटमेंट पढ़ी होती काम हो गया था। ओनली क्लाउड टाइप दैट कैन प्रोड्यूस हेल, थंडर एंड लाइटनिंग। सिंपल, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन गया, खत्म कहानी। अच्छा चलो ये बता दो कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फ्रंट की आपने बात करी होगी, तो फ्रंट में कौन कौन सी जगह बनते हैं, चलो मैं बता देता हूँ, वैसे ही सुबह से एग्जाम दे के थक गए होंगे। ठीक है, एक तो वार्म एयर फ्रंट में बनेगा, सेकंड ऑक्लूडेड फ्रंट में बन सकता है। नेक्स्ट, फिर से वही देखो, मैंने वहाँ पर पूछा, अब यहाँ पर मीना आ गई, मीना से क्या पूछा कि भैया मुझे दो वेरिएबल से रिलेटेड कुछ डेटा रखना है, तो कौन सा मैं सबसे अच्छे से कर सकता हूँ, तो ये स्कैटर ग्राफ होगा। ठीक है, स्कैटर ग्राफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात। भैया रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड, ये भी गलत कराया तो सेम पानी लो और सर पे डाल लो, थोड़ा ठंडा कर लो दिमाग, क्योंकि इस क्वेश्चन को गलत करने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आप लोग अपने दिमाग को ठंडा कर पाओगे, तो फ्रीजर से बर्फ भी ले आना। नेक्स्ट 86, विशाखापट्टनम पोर्ट इज अ लैंड लॉक हार्बर। ठीक है, दीनदयाल पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट, दोनों सही है, कुछ गलत नहीं है, दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, और ये क्वेश्चन तो सब लोग घूम गए भैया, आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, तो अगर किसी ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ी है, तो वो तो आसानी से कर लेता। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, इंक्रीज देखा गया था, बिल्कुल देखा गया था, कौन सी कैटेगरी में, ओपन फॉरेस्ट में देखा गया था, सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंक्रीज इसमें हुआ है। इसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इंक्रीज किसमें, वेरी डेंस फॉरेस्ट में भी इंक्रीज हुआ है। हाँ, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में डिक्रीज हुआ है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, तो आंसर आपका क्या हो गया, बी। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। देखो यूपीएससी की एक खासियत है, ये आपको सवाल सॉल्व करने का ना पूरा मौका देगा, पूरा अच्छे से, बस आपको वो मौका ग्रैप्स करना है। अब वो कैसे करोगे बताओ, इसमें डायरेक्टली पढ़ के एलिमिनेट होने वाला स्टेटमेंट कौन सा है, एक्सक्लूसिव दिख रहा है, एक्सक्लूसिव मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट, और यूपीएससी का ये बोल लो अनसेड रूल है या अनसेड कन्वेंशन है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट इज मोस्टली रॉन्ग, ये ध्यान रखना, मोस्टली ये रॉन्ग होती है, तो ये यहाँ पर आप इसको अगर आंख बंद करके एलिमिनेट भी करो ना CD को, आंसर गलत नहीं हुआ आपका। क्लियर, तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है यहाँ पे। तो 87 का जो आपका आंसर हो जाता है दैट इज बी, दोनों सही है, ये लिखा है 2025 तक, और ये अगर ये पढ़ना है सीधा काम करो, NEP खोल के पढ़ लो। हम लोगों ने तो देखो खोल के पढ़ा, हम देख के आए, हमें पूरा श्योर है इसका आंसर A और B है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ गलत नहीं इस आंसर में, A और B ही है इसका आंसर। कोई अगर आपको वन ओनली बोल रहा है तो उसे बोलो भैया NEP 2022 बोलो, और कुछ मत समझ, सर्च मारो वहाँ पे सेकेंडरी स्कूल लिख के Ctrl+F से सर्च मार दो, और ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो कोई बात नहीं, उन्हें बोलो कि सर्वज्ञ एजुटेक यूट्यूब चैनल है, उसमें जाके देख लो, वहाँ पे सर ने बिल्कुल अच्छे से समझाया ही है। नेक्स्ट 89, SDG इंडेक्स के हिसाब से आपके बॉटम स्टेट्स कौन कौन से रहे हैं, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, असम, झारखंड एंड बिहार। 90, आर्टिकल 15(1) का कौन पार्ट नहीं होगा, देखो आर्टिकल 15(1) बात किसके चेयर कर रहा है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद बिटवीन द नेशन, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, ये नहीं है इसमें। ठीक है, यानी कि यही आंसर सही है इसमें।
समझ आया? नहीं आया? रिवाइंड करके देखो। 91 जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था बहुत अच्छे से पढ़ाया था। देखो नॉन अलाइनमेंट में कौन कौन आए थे, 5 देश आए थे, ठीक है। और कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था, सब पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज में सब पढ़ाया था, अच्छे से पढ़ाया था। अब देखो यहाँ पे, ये तो भैया ये भाई साहब बिल्कुल आए थे, ये भी आए थे, ये भी आए थे, ये नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि ये रह चुके हैं क्या, प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। क्यूबा को बुलाया था हमने? नहीं बुलाया था, नाम में आए नहीं थे क्यूबा। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। बालूतेदार्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये ध्यान रखना है, विलेज सर्वेंट होते, आर्टिशन होते थे। अब फिर से वही, कौन सा? एक्सट्रीम, देवर एम्प्लॉयड बाय इंडिविजुअल पीजेंट फैमिली, ये गलत है। क्लियर? तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। दे एग्जिस्टेड इन मिडिवल डेक्कन में, बिल्कुल सही सी आंसर इसका 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट 93, कौन से वॉइस रॉय ने सबसे पहले ऑफिशियली शिफ्ट करी थी अपनी जो काउंसिल है शिमला से, आज शिमला में समर सीजन में? अच्छा मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को अगर आपको करना था या इसके बारे में आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते थे। और वो कैसे प्रिडिक्ट करते? CDS में पिछले साल एक सवाल आया था कि जो शिफ्ट करी गई थी, आई थिंक CDS में आया था कि नहीं, UPSC का ही PYQ है, चलो CDS मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, पर UPSC का PYQ है कि जो शिफ्ट करी गई थी कैपिटल, उसका कारण क्या था, कॉज। ठीक है, तो जब कॉज ऑलरेडी UPSC पूछ चुकी है PYQ में, तो इतना तो आप लॉजिक लगा सकते हो कि ये भी पूछ लेगी कि किसने करी थी, कब करी थी, कहाँ करी थी, क्यों करी थी। क्लियर? तो ये थे आपके जॉन लॉरेंस साहब। इन्हें एक्चुअली क्या था, थोड़ा सा डर था कि भैया यहाँ इतनी गर्मी है, अंग्रेज कहीं बीमार ना पड़ जाए। नेक्स्ट, माजी विद्यापीठ किसकी है? नारायण सुर्वे की है। ये ध्यान रखते हुए चलना है आप लोगों ने। नेक्स्ट, हिंदू धर्म सभा, ये किसकी एंटी थी, कौन सी सभा की एंटी थी, किसने बनाई थी? राजा जी ने। अरे रवि जी नहीं, राजा राम मोहन रॉय। क्लियर? इन्होंने बनाई थी कौन सी सभा? ब्रह्मो समाज। और इसी के जस्ट अगेंस्ट में, क्योंकि ये क्या थे, थोड़े से इन्होंने जो थे लिबरल आइडियाज प्रोपगेट करे थे, अबॉलिशन ऑफ सती की बात करी थी, हमारे समाज में जितने इविल्स थे उनको हटाने की बात करी थी। तो इनके जस्ट एंटी खड़े हो गए थे कौन? राधाकांत देव, जिन्होंने धर्म सभा बना दी। क्लियर? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हालांकि इसके बारे में भी पहले एक तो सवाल और आ चुके हैं, द्वारका नाथ टैगोर पहले पूछ चुका है, केशव चंद्र सेन पहले पूछ चुका है, जब इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की बात की थी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 96, 2 मार्च को एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है, इंडिया ने लाया था, इंडिया ने प्रपोज किया था, और मैंने तो भैया चीख चीख के पढ़ाया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया है 2023 को, ये भी बताया था, आएगा जरूर। और नेशनल ईयर भी बताया था इंडिया का। ठीक है, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट क्या था, दोनों चीजें पढ़ाई थी। कार्तिक मैयप्पन हैट्रिक बनाई है, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ से है? UAE से है। ठीक है, वासेनार एग्रीमेंट, अरे कितनी बार पढ़ाया था, कितना अच्छे से पढ़ाया था, चारों एग्रीमेंट लिख के बताए थे, बोला था नोट्स बना लो। नोट्स बनाए? नहीं बनाए। क्वेश्चन सही हुआ, गलत हुआ, वो आपके ऊपर है। अब इसका आंसर है बी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। तीनों स्टेटमेंट जो लिखी है ना इसमें, तीनों लिखवाई थी अपने हाथ से, बोला था कि साथ साथ लिखते चलो। अब जिसने लिखा होगा वो तो सही करके आया होगा, जिसने, मैंने बोला था ना कि अगर लेट के मस्त बेड पे लेट के देखोगे तो गलत करके आओगे, वही हुआ होगा। 99, पयोली एक्सप्रेस, ये भी बताया था, PT उषा। ठीक है, तो पयोली एक्सप्रेस के बारे में भी अच्छे से पढ़ाया था हमने। नेक्स्ट, इसका आंसर आपका क्या है? इसका आंसर है आपका सी। ध्यान रखते हुए चलना है। A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1। यहाँ पर बात करी गई है किसके बारे में? आशा पारेख जी के बारे में। ये क्यों आया, बताओ क्यों आया? दादा साहब फाल्के अवार्ड करंट अफेयर सीरीज में बताया था, किसको मिला है रिसेंटली? आशा पारेख। और इनसे पहले किनको मिला था? वहीदा रहमान जी को। क्लियर? तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट, UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? न्यू
यॉर्क में हुई है, तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। टूम्ब ऑफ सैंड अभी बताया था कि आएगा, ज़रूर आया है टूम्ब ऑफ सैंड। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा लोगों में कंफ्यूजन चल रहा है कि सी आंसर है कि बी ओनली आंसर है। तो यहाँ देख लो, टूम्ब ऑफ सैंड रिटन बाय गीतांजलि, लो ये तो यहीं गलत हो गया। अब ये यहाँ क्यों गलत हो गया, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये क्या बात कर रहा है। देखो, टूम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि ने नहीं लिखी है, ठीक है, टूम्ब ऑफ सैंड नहीं लिखी है, उन्होंने रेत पे टीले लिखे हैं, इसका ट्रांसलेशन किसी और ने किया है, ठीक है। तो उसका जो ट्रांसलेशन लिखा है वो किसी और ने लिखा है, तो ये स्टेटमेंट तो यहीं से गलत होगी। जब यहाँ पे टूम्ब ऑफ सैंड रिटन बाय गीतांजलि लिखा है तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, टूम्ब ऑफ सैंड इज द फर्स्ट नोवेल ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी टू बी गिवन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, बिल्कुल सही, पहली हिंदी नोवेल है जिसको बुकर प्राइज मिला है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट, गरुड़ शक्ति, भैया आई थिंक 3 से 4 वीडियो में गरुड़ शक्ति बार बार लिखवाया, इतनी बार लिखवाया कि मेरे हाथ भी थक जाते थे। शक्ति पढ़ाता था तो गरुड़ शक्ति बताता था, गरुड़ शक्ति तो खुद से भी पढ़ाया, किसके बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए इनमें से क्या, इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट, सिंपल, खत्म कहानी। सस्टेन डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, डिफ्लेशन, भैया भी आगे तो पढ़ा है कि प्राइस जब इंक्रीज हो जाए से बोलेंगे इन्फ्लेशन, और जब डिक्रीज होता है तो डिफ्लेशन। नेक्स्ट, अगर बात करें हम, इनमें से कौन सा इंडिकेटर इंक्लूड किया गया है, दैट इज ईयर ऑफ स्कूलिंग। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि किस वजह से होता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, इतना पढ़ा, स्ट्रक्चर पर टिक किया, आगे चलते हैं बस। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसमें बस ये वाला स्टेटमेंट नहीं है, बहुत पुरानी स्कीम है ये, वैसे बता दूं आपको मैं, तो उस समय पब्लिक हेल्थ सर्विस या यूनिवर्सल एक्सेस जैसा थॉट किसी के दिमाग में नहीं आया था। क्लियर, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट, और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही, तो आंसर हो गया आपका क्या, ए। नेक्स्ट, who among the following political leader suggested the dissolution of INA as a political organization and replace it by the लोक सेवा संघ, महात्मा जी, गांधी जी बोल सकते हैं। अब ये लोग तो खुद इस पार्टी से लड़के नेता बन चुके थे, तो ये लोग क्यों बोलेंगे बताओ जरा। अच्छा सॉरी, बी आर अम्बेडकर उससे नहीं लड़े थे, बी आर अम्बेडकर अलग पार्टी से लड़े थे, बट फिर भी ये सब लोग तो पॉलिटिकल पार्टी से लड़के ही नेता बने थे, तो ये लोग क्यों बोलेंगे। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, यूएस पीस कीपिंग फोर्स किस कंट्री में ऑपरेट कर रही है, भैया सूडान में ऑपरेट कर रही हैं। इसमें बताया भी था अब यही, ये सिटी है वहाँ की जहाँ इन्हें बोला भेजा गया है। क्लियर, अच्छा ऐसा ही एक मिशन पहले भी हो चुका है जिसमें इंडियन वुमेन्स गई थी, ऑल वुमेन नहीं था वो लाइबेरिया में गई थी 2007 में। स्वयं पोर्टल, कितना पढ़ाया था स्वयं पोर्टल, पूरी डेफिनेशन खोल के बताई थी, ये भी बताया था किस काम आता है, क्यों होता है, ठीक है, सब बताया था। अब देखो डायरेक्ट एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, क्लासरूम लेक्चर नहीं देंगे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भैया, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग के लिए। और जब डिस्टेंस लर्निंग की बात हो रही है, एजुटेक की बात हो रही है, जैसे सर्वज्ञ एजुटेक है, तो फिर हम क्लासरूम लेक्चर कहाँ दे रहे हैं आपको, हम तो वीडियो लेक्चर दे रहे हैं ना, ऑनलाइन डाउट भी क्लियर कर रहे हैं, स्पेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल भी दे रहे हैं जो तुम डाउनलोड मारोगे, प्रिंट करा लोगे बाद में हमारे नोट्स। नेक्स्ट, कौन सी अथॉरिटी होम अफेयर्स के अंडर नहीं आती, नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स, ये नहीं आती। नेक्स्ट, शेड्यूल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्यों आया न्यूज़ में भैया, पीआईबी या द हिंदू फॉलो किया होता ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आते। क्यों, क्योंकि रिसेंटली प्रेसिडेंट ने 10 नई ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाने के लिए बोला था, ठीक है, तो सोर्स भी बता रहा हूँ मैं। नॉर्थ जोन, देखो यहाँ पर लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे उत्तराखंड को लेके, अब ध्यान रखना नॉर्थ जोन में उत्तराखंड है ही नहीं, क्यों नहीं है उसका भी रीज़न है। जब मैंने आपको जोनल काउंसिल पढ़ाया था तो पूरा बताया था आप लोगों को कि जोनल काउंसिल कब बनी थी, 1956 में बनी थी, ठीक है, 1956 में, यानी कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके बाद आई थी, ये फॉर्म हुई थी। उस समय मेरे को एक बात बताओ, क्या उत्तराखंड नाम का स्टेट था, नहीं था ना, उत्तराखंड किसका पार्ट था, यूपी का, और यूपी किसका पार्ट है, सेंट्रल जोन का। भैया उत्तराखंड आज तक सेंट्रल जोन में ही बैठा हुआ है,
क्लियर, ये ध्यान रख लेना है, आज तक उसका चेंज नहीं हुआ। कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो गया खत्म। कुषाण के बारे में सबसे ज़्यादा कॉइन्स और स्कल्पचर्स फेमस हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट थेरीज के बारे में हम बात करेंगे। हेरा के बारे में पहले पूछ चुके हैं, तो अब थेरीज आया। थेरीज कौन है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है, किसी को याद हो ना हो पर याद अब रख लेना कि बुद्धिज्म है, एल्डरनन इन बुद्धिज्म। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की फाउंडेशन इलाहाबाद में किसने करी थी? तो हृदयनाथ कुंजरू ने करी थी। फिर 119 एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कौन सी ट्रीटी से खत्म हुआ था? तो ये थी ट्रीटी ऑफ सलबई। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे त्रवणकोर। कौन से त्रवणकोर के किंग ने डच को कौन से बैटल में हराया था? तो ये बैटल ऑफ कोलाचल में हराया था। यहाँ पे कोलाचल में इन्होंने बोल दिया चल चल डच। तो बच्चों जीएस की आंसर की आपकी यहीं खत्म होती है। 120 के 120 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो फटाफट से मार्क्स चेक कर लो अपने और हमें बताओ आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। कल हम आपके लिए लाएंगे बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक सीडीएस का कट ऑफ एनालिसिस, और इसमें हम आपको बताएंगे कि CDS 2 2021 2023 के लिए आपको प्रिपेयर किस तरीके से करना है। क्लियर। तो चलो बच्चों, आपसे अलविदा लेते हैं आज यहीं तक में। तो ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ते रहना है, तो खूब पढ़ो, खूब बढ़ो और पेपर निकाल के फटाफट अपना ड्रीम कंप्लीट करो।